नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। राज्यों के गृह मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। देश भर में पुलिस की यूनिफॉर्म एक बनाने का सुझाव। क्षत्रिय ठाकुर सेना के अध्यक्ष जीबाजी ठाकुर का भाजपा प्रवेश। भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया स्वागत। और वडोदरा के मांजलपुर और शहर विधानसभा बैठक की सेंस। योगेश पटेल, राजेंद्र त्रिवेदी, सीमा मोहिले समेत के दिग्गज फिर मैदान में। हरियाणा के सूरजकुंड में चल रही राज्यों के गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधन करते हुए कुछ खास महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी का सुझाव दिया है। पीएम हरियाणा के सूरजकुंड में गुरुवार से चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से कहा, पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50-100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने शिविर में फेक न्यूज पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आज सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में तूफान ला सकता है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचें। जो भी संदेश आपके पास आए, उसे फॉरवर्ड करने से पहले इसकी सच्चाई परख जरूर लें। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा। ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए। इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए, एनडीआरएफ में है कौन भाई, एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं, सुरक्षा बल के जवान ही हैं। लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पाटन के सिद्धपुर में रोड शो करते हुए ठाकुर सेना के जिलाध्यक्ष जीबाजी ठाकुर का पार्टी में स्वागत किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा की बैठकों पर सेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही गुजरात भाजपा द्वारा लगातार पार्टी का चुनाव प्रचार किया जा रहा है। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पाटन के सिद्धपुर में रोड शो और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर ठाकुर सेना के जिला अध्यक्ष जीबाजी ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत भी किया। पाटन के सिद्धपुर के सहसा गांव में ठाकुर समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल उपस्थित रहे और जीबाजी ठाकुर समेत के कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ा। ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીતની જે શક્યતાઓ છે
એના કારણે સ્વાભાવિકપણે ઉમેદવારો વધુ સંખ્યામાં આવે એમનો અધિકાર છે, એ આવવા જ જોઈએ. એ તો અમારા માટે પોઝિટિવ નિશાની છે. બાકીના લોકો ચોક્કસપણે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કામ કરશે, કેમ કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, આ કોંગ્રેસ નથી. મને ચિંતા એ વાતની છે કે હાલમાં પણ દરેક નોટ ઉપર મહાત્મા ગાંધીજીનો ફોટો છે. ભાઈ શ્રી કેજરીવાલજીએ એમના કાર્યાલયમાંથી, પંજાબના કાર્યાલયમાંથી પણ ગાંધીજીના ફોટો હટાવી દીધા છે. એટલે આ જે હાલની નોટો છે એમાંથી ગાંધીજીનો ફોટો હટાવી ન દે, એના માટે પણ આપણે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. इस मौके पर सीआर पाटिल ने गुजरात में चल रही सेंस प्रक्रिया और अरविंद केजरीवाल के नोटों पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने के निवेदन पर प्रतिक्रिया दी। आज लगभग 2017 अंदर एक गुजरात में सारो विकास थाय એટલે ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર છે ના અલ્પેશભાઈ પ્રમુખના માધ્યમથી અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીને સમર્થન કર્યું, પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કોઈ ગરીબ પછાત વર્ગને અને કોઈ સંગઠનના કોઈ પણ હોદ્દેદારને કોઈ કદર ના કરી અને સમાજથી સમાજ વંચિત થતો ગયો. દિવસે દિવસે ગરીબી વધતી જઈ એટલે અમે બધાને નક્કી નિર્ણય કર્યો કે હવે આપણે બીજેપી પાર્ટી જોઈન કરીએ અને 18 આલમની સેવા થાય અને 18 આલમનો સર્વોપરી વિકાસ થાય એ અનુમતિથી આજે અમે બીજેપી પાર્ટીની અંદર કેસ ધારણ કર્યો છે. એવું તો નથી સાહેબ, પણ હા એમને ચોક્કસ 2017ની અંદર એમને વચન આપ્યું હતું કે જીબાજી આ વખતે તમારી ટિકિટ કપાણી છે અને હું આવ્યો છું મેન્ડેટ લઈને, તો મને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરી મને જીતાડો તમે. અને 2022ના અંદર હું સદારામ બાપાની સાક્ષીએ મારા દીકરાની સોગંદ ખાઈને કહું છું કે હું 2022ની અંદર ગમે તે સમાજની અંદર XYZ કોઈ પણ ઉમેદવાર આવશે તો એને હેલ્પ કરીશ, એને જીતાડીશ અને બધી રીતે મદદ કરીશ. આવું અમને ચંદનજી સાહેબે વચન આપ્યું હતું. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમને એક રાજકીય લાલસામાં આવી અને પોતાના દીકરાના જૂઠા સોગંદ સાબિત કર્યા અને સદારામ બાપા પોતાના ગુરુ સમાન ભગવાન હતા એને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક जूठा साबित કર્યા एक सत्तानी लालच में आવીને। वडोदरा शहर की मांजलपुर और शहर विधानसभा बैठक के लिए उम्मीदवारों की सेंस लेने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के निरीक्षकों द्वारा की गई। इस दौरान कई बड़े शहरों में इन बैठकों के लिए अपनी दावेदारी दर्ज कराई गई। पूरे गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की सेंस लेने की प्रक्रिया जारी है। वडोदरा शहर जिला में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार दूसरे दिन सेंस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। वडोदरा शहर की 2 बैठकों के लिए सेंस प्रक्रिया आज शुरू की गई, जिसमें मांजलपुर और शहर विधानसभा बैठक के लिए सेंस प्रक्रिया की गई। कल सयाजीगंज, अकोटा और रावपुरा विधानसभा बैठक की सेंस प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शहर की 5 बैठक के लिए शंकर चौधरी, जनक पटेल और वीणा प्रजापति उम्मीदवारों की सूध ले रहे हैं। गई काले जे कार्यकर्ताओं उत्साह आव्यो, मागणीदार अनेक दावेदारों अहींया छे અને એનું કારણ એવું છે કે જ્યાં આટલી જ્વલંત બહુમતી 150થી વધારે સીટો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી પહેલાં પ્રજા રિઝલ્ટ નક્કી કરતી હોય આવું વાતાવરણ બને ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે રહેવાનું છે. પરંતુ દરેકનો વાત એક જ આવી, અમને આપશો તો અમે લડીને જીતશું, નહીતર જેને આપશો તેની સાથે અમે રહેશું. આવો એક મત એક ખૂબ સારા સંસ્કાર નગરી વડોદરાના દરેક કાર્યકર્તાની અંદરથી જે આ વાત આવી છે એ પહેલી વખત મને આટલો ઉત્સાહ અંદરથી, હું અગાઉ પણ ઘણી વખત ચૂંટણીઓની અંદર નિરીક્ષક તરીકે પણ અહીં આવ્યો છું, પરંતુ આ વખતની આ સ્પિરિટ એ કાર્યકર્તાની એક આત્મીયતા અને મોદી સાહેબ માટે કરીને અમારે પ્રજા કલ્યાણ માટે કરીને અમારે ભારતીય जनता પાર્ટીને જીતાડવી છે, આ મત છે, એના માટે એક અભિનંદન આપું છું। वहीं वडोदरा जिला में सावली, करजण और पादरा बैठक के लिए भी सेंस प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि डभोई और वाघोड़िया बैठक की सेंस प्रक्रिया कल पूरी हो चुकी है। जिला की 5 बैठक के लिए चीमन सापरिया, प्रभु वसावा और डॉक्टर तृप्ति व्यास उम्मीदवारों को परख रहे हैं। मांजलपुर विधानसभा की सेंस प्रक्रिया शुरू होते ही विधायक योगेश पटेल भी पहुंचे। मांजलपुर इलाके से योगेश पटेल लगातार विधायक बन रहे हैं। उन्होंने मनुभाई टावर पहुंचकर फिर एक बार टिकट मिलने का विश्वास व्यक्त किया।
उन्होंने इस बार भी टिकट मिलने का और विधायक बनने का विश्वास व्यक्त किया। साथ ही वडोदरा शहर में सुरसागर तालाब से लेकर कई काम बाकी होने की बात भी योगेश पटेल द्वारा कही गई। ભાજપની જે પ્રક્રિયા છે ફોર્મ ભરવાની, ફોર્મ તો હું ભરીશ, પરંતુ લોકોનો વિશ્વાસ મારા પર છે। હું 8મી વાર ધારાસભ્ય થઈશ અને મારે જે કામ કરવાના છે, મેં ગઈ વખતે માજલપુર વિસ્તારના જનતાને પ્રોમિસ આપેલી કે ઓછામાં ઓછું પાણી જે માજલપરને મળે છે પણ દરેક ઘેર પાણી મળે। આજે એ કામ પૂર્ણ થયું છે। वडोदरा में कल सयाजीगंज विधानसभा बैठक से 51 लोगों ने दावेदारी की है, जबकि अकोटा विधानसभा बैठक से 38 लोगों ने दावेदारी की है। रावपुरा विधानसभा बैठक से 36 लोगों ने विधानसभा का टिकट मांगा है। माननीय प्रदेशना अध्यक्ष श्री CR पाटील साहेबनी सूचना प्रमाणे गईकालथी 3 निरीक्षको वडोदरा महानगरमां अपेक्षित कार्यकर्ताओनी सेन्स लेवा माटे आव्या छे અને સાથે સાથે જે લોકો પોતે ઉમેદવારી કરવા માગે છે એમની પોતાની ઉમેદવારી અંગેની વાતચીત પણ સાંભળવા માટે અહીં આવ્યા છે। ગઈકાલના દિવસમાં સયાજીગંજ વિધાનસભા નંબર 142, ગઈકાલે અકોટા વિધાનસભા નંબર 143 અને રાવપુરા વિધાનસભા નંબર 144 આ ત્રણેય વિધાનસભાના અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓનો સેન્સ લેવામાં આવ્યો છે। જે સયાજીગંજ વિધાનસભા છે 142, ત્યાં 51 જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રક અહીંયા આપ્યા છે। જે અકોટા વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે ત્યાં 26 જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રક અહીંયા આપ્યા છે અને પોતાની ઉમેદવારી વ્યક્ત કરી છે। અને જે રાવપુરા વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે ત્યાં 36 જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રક આપ્યા છે। અને 3 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં થઈને આશરે 101 જેટલા લોકોએ પોતાના વ્યક્તિગત ઉમેદવારી પત્રક અને પોતાના વિષયની માહિતી નિરીક્ષકો સામે રજૂ કરી છે। આજના દિવસમાં 145 એટલે કે માંજલપુર વિધાનસભા ક્ષેત્ર અને 141 એટલે કે શહેર વિધાનસભા ક્ષેત્રના અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓને નિરીક્ષકો સાંભળશે અને ત્યાર પછી દરેકે દરેક વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ઉમેદવારી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો પોતાની વાત પણ એમની સાથે રજૂ કરશે। સંપૂર્ણ લોકશાહી પદ્ધતિની આ પ્રક્રિયામાં સમગ્ર વડોદરા શહેરના દરેકે દરેક કાર્યકર્તાને પોતે ઉમેદવાર થવાની અથવા તો પોતાની વાત રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી છે। મોડી રાત સુધી નિરીક્ષકોએ આ કામગીરી અહીંયા કરી છે। ત્રણેય નિરીક્ષકોનો વડોદરા મહાનગર તરફથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આજના દિવસમાં પણ બંને વિધાનસભા ક્ષેત્રના દરેકે દરેક અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓ અને ઉમેદવારો પોતાની વાત રજૂ કરશે અને ત્યાર પછી નિરીક્ષકોના માધ્યમથી આ સંપૂર્ણ માહિતી ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશને મોકલવામાં આવશે। માટે આજે આ નિરીક્ષકોની સેન્સ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે એવો અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે। તો વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર જ નથી। વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ છે, એમના કઝિન બ્રધર એટલે કે રાજેશભાઈ પ્રજાપતિ છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર છે। વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કદાચ પ્રાથમિક સભ્ય હોઈ શકે, કદાચ સક્રિય સભ્ય પણ હોઈ શકે, પરંતુ પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે દરેકે દરેક વ્યક્તિને પોતાની વાત મૂકવાનો અધિકાર છે। એમણે પોતે ઉમેદવારી માગી છે, એમણે પોતે મને પણ એમનો બાયોડેટા આપ્યો છે, એમણે અહીંયા નિરીક્ષકો સામે પણ બાયોડેટા આપ્યો છે અને પક્ષ પોતે જાણે છે કે કયા ઉમેદવાર ઉમેદવારી કરવા માગતા કયા વ્યક્તિ કેટલા વર્ષોથી પાર્ટીની સેવામાં છે, કયા પ્રકારે એમના લોકો સાથેના સંબંધો સંપર્કો છે। 1995 પછી ક્યારે વડોદરા મહાનગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાયના કોઈ પણ ઉમેદવાર જીત્યા નથી, ત્યારે એમના પિતાશ્રી એટલે કે દલસુખભાઈ પ્રજાપતિના સમયગાળામાં થયેલા કોંગ્રેસના કામોની એમણે જો વાત કરી હોય તો આ વાત મારા ધ્યાનમાં નથી। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विवादित कॉरपोरेटर कल्पेश पटेल यानी जय रणछोड़ ने भी मांजलपुर बैठक से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। निरीक्षकों समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी है। कल्पेश पटेल ने इस पर कहा कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो रिकॉर्ड ब्रेक मतों से मैं विजेता बनूंगा। तो
વડોદરા શહેરના દરેક કાર્યકર્તાને ટિકિટ માંગવાનો હક હોય છે. તો આજે પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે માધવપુર વિધાનસભાનું સેન્સ લેવાનું ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે અમે પણ અહીંયા દાવેદારી કરવા માટે આવ્યા છીએ. અને જે પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે દાવેદારી કરવાની હોય અને પાર્ટીને જેને યોગ્યતા લાગતી હોય એવા પ્રદેશ મંડળ અને કેન્દ્રીય મંડળ નેતાઓ નક્કી કરતા હોય છે. અને પછી મેન્ડેટ જ્યારે પ્રક્રિયા મેન્ડેટ જ્યારે ફાઇનલ ત્યારે वहीं मांजलपुर बैठक के लिए बालू शुक्ल भी अपनी सेंस देने पहुंचे, लेकिन टिकट की दावेदारी से उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ सेंस देने के लिए आए हैं. ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ પણ કાસ્ટ એ મહત્વની નથી. કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી જાતિનું સમીકરણ કરીને લોકોને ગુમરાહ કરેલા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું જે યોગદાન છે રાજકારણમાં એ કાસ્ટિઝમથી ઉપરનું રાજકારણ છે. અને એમાં કોઈ મહારાષ્ટ્રીયન છે કે સિંધી છે કે ગુજરાતી છે કે વૈષ્ણવ છે કે હિન્દી ભાષી છે, આવો કોઈ વિષય ભારતીય जनता पार्टी માટે મહત્વનો છે જ નહીં. मांजलपुर विधानसभा से युवा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्थ पटेल ने भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है, जो सिर्फ 34 साल के हैं. अभी जो समय में जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी है, CR पाटिल जी है, जैसे ये युवा नेतृत्व की एक जो पहचान बना है, युवा नेतृत्व को एक नई पहचान दे रहे हैं, तो उसी प्रेरणा से मैंने आज मेरा निवेदन किया है कि मुझे मांजलपुर नामांकन के लिए मैंने आज मेरी रजूआत की. मांजलपुर 145 विधानसभा जो है उससे, और एक युवा जो है हमारे गुजरात के अंदर एक उदाहरण रूप देखा जाए तो हर्ष संघवी जी, तो उसी प्रेरणा से मैंने आज. आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष गोपाल इटालिया वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के कुछ और प्रत्याशियों का ऐलान किया. गुजरात में विधानसभा चुनाव की घड़ियां गिनी जा रही हैं. किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है. गुजरात विधानसभा के दंगल में पहली बार उतर रही आम आदमी पार्टी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है. आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आज वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कुछ और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया. आम आदमी पार्टी गुजरात अंदर ताकतथी चूंटणी लड़वा माटे तैयार है, सुसज्ज है. गामडाथी लई अने प्रदेश लेवलનું संगठन खूब मजबूतीथी बनेલું છે. एक एक कार्यकर्ता चूंटણીની અંદર પોતાની પૂરી શક્તિ લગાડવા માટે થનગની રહ્યા છે. ત્યારે ભૂતકાળમાં अलग अलग યાદીઓના માધ્યમથી આમ આદમી પાર્ટીએ 70 કરતા પણ વધારે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે ચૂંટણીના મહિનાઓ અગાઉ કોઈ પાર્ટી પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કરી દે. અરવિંદજીનું અને આમ આદમી પાર્ટીનું એક સપનું છે કે રાજનીતિ બદલવી છે, અને બદલવાના સંદર્ભમાં અમે સૌથી પહેલા ઉમેદવાર જાહેર કરીને જનતા અને ઉમેદવારની વચ્ચે એક પ્રેમનો સંબંધ બને, લાગણીનો સંબંધ બને એવો પૂરતો સમય આપવાની આમ આદમી પાર્ટીએ કોશિશ કરી છે. લોકોએ પણ આ વહેલા ઉમેદવાર જાહેર કરવાની જે અમારી નિર્ણય શક્તિ છે એને બહુ વખાણી પણ છે, બહુ સ્વીકારી છે, અને એમ કહ્યું છે કે આ થવું જોઈએ. અને એ અનુક્રમમાં આજે ફરી એક વખત વધુ લિસ્ટ સાથે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ. આજે કુલ 13 જેટલા નામ જાહેર થવાના છે. અમારા ક્રાંતિકારી યોદ્ધાઓ ગુજરાતની અંદર પરિવર્તનના સૈનિક બનીને જે લોકો આવવાના છે એવાના નામ હું રજૂ કરીશ. તો કડી વિધાનસભા માટે માનનીય શ્રી HK ડાભી સાહેબ કે જેઓ રિટાયર્ડ અધિકારી છે, એમને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે. ગાંધીનગર ઉત્તર બેઠક ઉપરથી અમારા પાર્ટીના સિનિયર આગેવાન, ખૂબ સારા ઉદ્યોગપતિ એવા શ્રી મુકેશભાઈ પટેલને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. વઢવાણ સીટ ઉપરથી માનનીય શ્રી હિતેશભાઈ બજરંગને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. મોરબી સીટ ઉપરથી શ્રી પંકજભાઈ રાણસરિયાને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જસદણ સીટ ઉપરથી શ્રી તેજસભાઈ ગાજીપરાને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જેતપુર સીટ ઉપરથી, સૌરાષ્ટ્રની જેતપુર સીટ છે ત્યાંથી શ્રી રોહિતભાઈ ભુવા આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉમેદવાર બની રહ્યા છે. કાલાવાડ સીટ જે છે
એસસી રિઝર્વ સીટ છે કાલાવાડ, ત્યાંથી ડૉક્ટર જિગ્નેશ સોલંકી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બની રહ્યા છે. જામનગર ગ્રામીણ સીટ ઉપરથી શ્રી પ્રકાશભાઈ દોંગા, વ્યવસાયે તેઓ વકીલ છે, કન્સલ્ટન્ટ છે, તેઓ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બની રહ્યા છે. મહેમદાબાદ સીટ ઉપરથી પ્રમોદભાઈ ચૌહાણ, લુણાવાડા સીટ ઉપરથી માનનીય શ્રી નટવરસિંહ સોલંકી, સંખેડા સીટ ઉપરથી શ્રી રંજનભાઈ તડવી, માંડવી બારડોલી એસટી રિઝર્વ સીટ જે છે ત્યાંથી શ્રીમતી સાયનાબેન ગામિત આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર છે. અને મહુવા, સુરતનું મહુવા જે વિધાનસભા છે એસટી રિઝર્વ સીટ છે ત્યાંથી કુંજનભાઈ ધોળિયા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બની રહ્યા છે. હું તમામ ઉમેદવારોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. બારી એટલે ભારતની બહારથી આવ્યા છે કે એવું કંઈ છે? એટલે મને ખ્યાલ નથી એટલે હું પૂછું છું. બારી એટલે કોઈ ભારત બહારથી આવી ગયા, પાકિસ્તાન એવું તો નથી બન્યું કે? મને ધ્યાનમાં નથી વિષય. એટલે મારા ખ્યાલથી બધા ગુજરાતના જ છે, કોઈ લગભગ તો કોઈ બહારનો ઉમેદવાર છે નહીં અહીંયા. છતાંય એ ભાજપવાળાના ધંધા છે. ભાજપવાળા લોકોના મનના અંદર ભ્રમ ફેલાવવા માટે આમ આદમી પાर्टी नामे होर्डिंग्स हमણાં જ केजरीवाल साहबना फोटा સાથે આખા ગુજરાતમાં હોર્ડિંગ્સ लगाया था. અમે તો નતા लगाया. मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले वेल्डिंग का काम करने वाले एक गरीब शख्स ने इंटरनेट पर देख कर बैटरी से चलने वाली साइकिल तैयार की है जो बिना पेट्रोल के सरपट दौड़ती है. ये कहानी है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव नागर पिपलिया के रहने वाले राजू की. राजू ने अपने फ्री टाइम में कुछ अलग ही करने की ठानी. उसने इंटरनेट पर सर्च किया और देखा कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें आखिरकार बनती कैसे हैं. आजकल छोटे से छोटे काम के लिए मोटरसाइकिल का सहारा लिया जाता है. खेत जाना हो या आसपास, बिना मोटरसाइकिल के कोई हिलता भी नहीं है. लेकिन ईंधन वैसे ही काफी महंगा है. ऐसे में राजू ने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए. उसने YouTube पर सर्च किया और अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से बना डाली बैटरी से चलने वाली साइकिल. गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजू को डर था कि इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने में होने वाले 10 से 12 हजार का खर्च कहीं बेकार न हो जाए. साइकिल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स मंदसौर नीमच में नहीं मिले तो इंदौर से मंगवाए और 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी से चलने वाली साइकिल तैयार कर दी जो 20 किलोमीटर आराम से चलती है. अगर ये बैटरी बढ़ा दी जाए तो ये साइकिल 60 किलोमीटर आराम से चल जाएगी. मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है. आजकल क्या है कि लोग जैसे अपन को कहीं जाना है, गांव में जाना है या 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है तो बार बार गाड़ी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता है. तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि कम खर्चा हो और अपन आसपास कहीं जाकर आ जाए. इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए, जिसके लिए मैंने लगभग 1 साल से रिसर्च किया इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से. और इसके पार्ट्स जो है वो इंदौर और पंजाब से मंगवाए हैं मैंने. और उसके बाद इंटरनेट और यूट्यूब पर देखकर मैंने इस साइकिल को बनाया. यह साइकिल एक बार चार्ज पर 20 किलोमीटर चल जाती है और इसकी स्पीड भी 20 की है. वीएनएम में अब वक्त तो चला है छोटे से एक ब्रेक का. बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ
दिशा की ओर आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर रेलवे स्टेशन निकट प्राथमिक स्कूल बंद कर देने से स्कूल बनाने में खर्च किए गए लाखों रुपए पानी में चले गए हैं। गुजरात सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर काम कर रही है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर गांव की स्कूलें लगातार बंद हो रही हैं। हाल में कई गांवों में 1 से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो लोगों को शहर में रहने जाने की नौबत आ रही है। ऐसे में गांव के अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। लखतर रेलवे स्टेशन निकट रेल विभाग के कर्मचारियों के लिए स्कूल बनाई गई थी, जो कई सालों से बंद पड़ी है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई स्कूल बंद होने से छात्रों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं स्कूल की इमारत भी खस्ताहाल हो चली है। લખતર રેલવે સ્ટેશનની શાળા લગભગ 10 વર્ષથી બંધ કરી દેવામાં આવી છે. હાલો, યા સંખ્યા નહીં હોય, પણ યા જેટલી સંખ્યા હોય એનો શું? એ ક્યાં ભણવા જાય? આશરે 75 લાખનું મકાન યા એમને એમ જર્જરિત પડ્યું છે. ત્યાં આંગણવાડી પણ નથી, તો એમના બાળકોને પ્રી શિક્ષણ લેવા માટે જે લખતર સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે. તો સરકારે જરા આ બાબતમાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. સોદાદની અંદર પણ શાળા લગભગ 2-3 ધોરણ સુધી છે, જે 8 ધોરણ સુધી હતી. લરખડિયામાં પણ એવી સ્થિતિ છે. તો આના પરિણામ સ્વરૂપ શું થશે કે ગામડામાં મજૂરી કામ કરતા ખેતી કામ કરતા ઈ જ રહે છે. હવે એના બાળકોને ભણાવવા ક્યાં જાય? નો શિક્ષણની વ્યવસ્થા હોય ગામડામાં, નો આરોગ્યની વ્યવસ્થા હોય, તો માણસ શહેરમાં શિફ્ટ થાય. થોડે થોડે આ રીતે ગામડા નષ્ટ થશે, ગામડા ખાલી થઈ જશે. તો આ લાંબા ગાળાની યોજના એમને બનાવવાની જરૂર છે. દરેક ગામની અંદર નાનું એવું આરોગ્ય કેન્દ્ર હોવું જોઈએ, જેને આરોગ્ય માટેની સુવિધા મળે, શિક્ષણની સુવિધા મળે. આ બધું સરકારે વિચારવાની જરૂર છે. गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भावनगर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव इच्छुक दावेदारों की सेंस ली गई। भावनगर की 2 बैठक पर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले की 5 बैठकों पर सेंस प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें भावनगर ग्रामीण, तलाजा, महुआ, पालीताना और गारियाधार बैठकों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दावेदारी की गई। उम्मीदवारी की सेंस लेने के लिए I.K. जाडेजा, पूनम माडम और महेंद्र पटेल भावनगर जिले के निरीक्षक रहे। गुजरात में कोली समाज के कद्दावर नेता परसोत्तम सोलंकी ने फिर एक बार भावनगर ग्रामीण से दावेदारी की है। भावनगर जिला के महिला मोर्चा अध्यक्ष धर्मिष्ठा त्रिवेदी ने पालीताना और भावनगर पूर्व से टिकट मांगा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष भरत सिंह गोहिल ने पालीताना और भावनगर ग्रामीण से दावेदारी की है, पर भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टीए विविध जिल्लाओं महानगरों में निरीक्षकों टीम द्वारा जुदा जुदा कार्यकर्ता आगेवानों ने सांभळवा माटेनी विधानसभानी चूंटणी माटे एक प्रक्रिया शुरू करेल छे। एना अनुसंधाने भावनगर महानगर और जिल्ला माटे 7 विधानसभा माटे सांसद माननीय श्री पूनमबेन माडम, प्रदेशना उपाध्यक्ष माननीय श्री महेंद्रभाई पटेल અને અમે બધા આવ્યા છીએ। ગઈકાલે શહેરની 2 વિધાનસભાને બધા જ કાર્યકર્તા આગેવાનોને સાંભળ્યા છે, વિવિધ સમાજોને પણ સાંભળ્યા છે અને આજે ભાવનગર જિલ્લાના 5 વિધાનસભાની પ્રક્રિયા આજ વહેલી સવારથી શરૂ કરી છે। 2 વિધાનસભા ભાવનગર ગ્રામ્ય અને મહુવા વિધાનસભાની સાંભળવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે। 3 વિધાનસભાની પ્રક્રિયા આગળ ધપી રહી છે। ત્યારે ખૂબ સારી રજૂઆત કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આવી રહી છે। હું એ વાતને વિરોધ ગણતો નથી। ક્યાંક કોઈ વિધાનસભામાં કાર્યકર્તાની લાગણી હોઈ શકે, કાર્યકર્તા એની લાગણી વ્યક્ત કરી શકે, એના માટે જ પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી છે અને એટલા માટે એને વિરોધ ન ગણવાની સાથે સાથે એમનો શું સૂચન છે, કયા પ્રકારનું સૂચન છે એ અમે સૌએ ધ્યાન ઉપર લીધું છે, એ પ્રદેશ સમક્ષ પણ મૂકીશું। ગ્રામ્યમાં સ્વાભાવિકપણે શહેર કરતાં જે કંઈ ઉમેદવારો છે એની ઓછી સંખ્યા હોઈ શકે છે, પરંતુ ग्राम्य हो कि शहर हो एक सूर कार्यकर्ताओं है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय श्री अमित भाई शाह, माननीय श्री CR पाटिल जी, माननीय श्री भूपेन्द्र भाई पटेल बधाना हाथ ने मजबूताई आपवा साथे, बधाना कार्य ने मजबूताई आपवा साथे विकासना साथीदार बनवा माटे अमे सौ भारतीय जनता पार्टीना 7 कमळने चूंटाईने लावीशुं।
गुजरात के वडोदरा में शहरवाड़ी विधानसभा बैठक के लिए दावेदारों की सेंस प्रक्रिया निरीक्षकों द्वारा संपन्न कराई गई। विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और पूरे राज्य में प्रत्याशियों की सेंस लेने की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। वडोदरा शहर में भी 2 दिनों से चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं की जानकारी पार्टी निरीक्षक ले रहे हैं। वडोदरा में 5 विधानसभा बैठक में से शहरवाड़ी विधानसभा बैठक पर उम्मीदवारों की सेंस निरीक्षकों द्वारा ली गई। अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करें तो वो इंडिया है, और इंडिया में भी और अगर देखें और दुनिया में सबसे बड़ी अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं ये पार्टी का बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हूँ। और जब भी बीजेपी की कोई भी अगर एक्टिविटी देखे, कार्यक्रम हम देखते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी की हर जगह पे बात होती है, और ये इलेक्शन को भी एक डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसे इलेक्शन जैसी प्रक्रिया में हम डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो सबसे सुंदर अभी 2 दिन से जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी में ऐसी अच्छे से सिस्टमेटिकली डेमोक्रेसी की बात होती है और हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे वो चीज़ देख रहे हैं हम लोग 2 दिन से कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता या बड़े से बड़े लोग जो अपनी इच्छा जो है वो यहाँ पे आके व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, वो भी अपनी जो भी इच्छा है जाहिर कर सकते हैं। एक डेमोक्रेटिकली प्रोसेस के पार्ट होके। गुजरात के देवभूमि द्वारका में दिवाली में पटाखे चलाते समय रिहायशी इलाके में सरेआम बंदूक से फायरिंग करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। गुजरात की देवभूमि द्वारका में त्योहार हो या शादी ब्याह का मौका, फायरिंग करना झूठी शान बन गया है। देवभूमि द्वारका के जाम खंबाड़िया में भी 2 युवक सरेआम फायरिंग करते हुए नजर आए। दिवाली के त्योहार में रामनाथ सोसाइटी में पटाखे चलाते समय 2 युवकों ने 4 जितने राउंड हवा में फायरिंग कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते एसओजी को मामले की जानकारी दी गई और एसओजी ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है। इस तरह रिहायशी इलाके में हवा में फायरिंग करना दोनों युवकों को महंगा पड़ गया है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में बने विश्व वन में क्या आप मेरे राम बनोगे थीम पर विदेशी कलाकारों द्वारा रामायण की प्रस्तुति दी गई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस विभाग द्वारा भारत में रामायण उत्सव का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है, जिसकी 6ठी एडिशन फिलहाल देश के विभिन्न इलाकों में विदेशी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस उत्सव में श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैगो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिजी और मलेशिया के विभिन्न सांस्कृतिक मंडल भी सहभागी बन रहे हैं। गुजरात में ICCR के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर जिगर इनामदार के मार्गदर्शन में इन सांस्कृतिक मंडलों द्वारा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रामायण उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंडलों ने रामायण के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के विस्तरण के भागरूप त्रिनिदाद, टोबैगो, फिजी, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड के विभिन्न सांस्कृतिक मंडलों ने नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर तालुका के एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में स्थित विश्व वन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की 2 दिनों तक प्रस्तुति दी। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और महाराजा साजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, वडोदरा ICCR और गुजरात सरकार की खेल और युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग के सहयोग से ये आयोजन किया गया। पहले दिन 26 अक्टूबर को श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने रामायण कथा की प्रस्तुति दी, जबकि दूसरे दिन फिजी और मलेशिया के कलाकारों ने क्या आप मेरे राम बनोगे थीम आधारित रामायण की कलात्मक प्रस्तुतियां दी। आपने तो कहा था कि राजा प्रजा। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात कांग्रेस के मुख्य ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा और AICC के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा वडोदरा आए। गुजरात विधानसभा चुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात आकर अपने अपने दलों का प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अग्रणी नेता अशोक गहलोत वडोदरा आए और उनके साथ गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा और AICC के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। इन सभी ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सबको मालूम है कि चुनाव
मूड में आ चुका गुजरात, और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अनाउंसमेंट क्यों रोका गया है वो आप सब जानते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर हर वीक आ रहे हैं यहाँ पर मोदी जी, और मैंने सुना है कोई 90,000 करोड़ के जो अभी तक उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, तो लगातार ये कैंपेन चल रहा है उद्घाटन समारोह का और शिलान्यास समारोह का। जानबूझ के इलेक्शन कमीशन तब तक उनका पूरे प्रोग्राम नहीं हो जाए तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ये नई परंपराएं शुरू हो रही है इलेक्शन कमीशन में भी और देश के अंदर भी, जो अनफॉर्चुनेट है। तो पूरा विश्वास है कि 27 साल का जो कुशासन गुजरात के अंदर, गुजरात मॉडल की बातें की गई, अब आप हम लोग देख रहे हैं कि वो मॉडल क्या था। अभी हमें विश्वास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है गुजरात के अंदर वो भयंकर है। पिछले 17 के चुनाव में हमने देखा उससे ज़्यादा सरकार विरोधी लहर अभी चल रही है। गौरव यात्रा की निकल रही है, वो फेल हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं कई जगह पर। हमारी यात्राओं को लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों का मूड क्या है। हमें विश्वास है कि हम दमखम के साथ में आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे, और बीजेपी के कुशासन का अंत होना जरूरी है। मैं प्रदेशवासी से अपील करना चाहूँगा कि 27 साल को देख लिया है, अब वापस बारी कांग्रेस की है, जो नेशनल पार्टी है। तो केंद्र में सत्ता में नहीं हम लोग, तो आज भी बीजेपी नेशनल पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान के सब राज्यों में उसकी पहुँच नहीं आज भी। सरकार बनाना अलग बात है, पर आज भी कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसकी चौकियाँ देश के हर 6 लाख गांव मिलेगी आपको, और उसकी जो नीति, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो हैं वो जग जाहिर है, जो संविधान की मूल भावना का अनुरूप है। ये लोग संविधान की ध्वजा उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। कानून राज के राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कानून का राज भी नहीं है। अगर वो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक अगर कोई असहमति व्यक्त करता है, लिख देता है, तो जेल जाओ आप, राजद्रोह के आरोप के अंदर। कितने लोग जेलों में बंद है किसी को नहीं मालूम है। तो हालात बड़े गंभीर हैं। हमारा तरीका है, हमारे कोई दिल में कोई किसी पर नफरत नहीं होती। जो राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि नफरत छोड़ो, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना से राजनीति करो देश के अंदर। की घटना सामने आई है, कुछ लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है, ऐसा मामला सामने नहीं भैया, मैंने पता किया, वो 2005 की कोई घटना थी। कुछ लोग जेल में बैठे हुए 15-20 लोग, ऐसे कोई कुछ मतलब 2005 की घटना अभी की नहीं है। हाँ, अभी मैंने नहीं मालूम किया। 2005 की कोई घटना थी, उसके अंदर जो जेल में बैठे हुए हैं या जो बच्चे थे, उनके कोई बयान लिए पत्रकार ने, और उनकी इंटरव्यू लिए थे, उसको दे दिया उन्होंने। सर, आने वाली विधानसभा की चुनाव है, आपका मुकाबला किसके साथ है? आम आदमी के साथ या? आम आदमी पार्टी का कोई पिक्चर नहीं है, वो खाली है मीडिया के अंदर। मोदी जी ने जरा की मीडिया को काबू में किया है, और केजरीवाल ने पैकेज दे के काबू में किया, पैकेज दे के काबू में किया। ठीक है ना? सुनिए कोई बात। वो जो क्वेश्चन पूछने वाले उनके लोग हैं और जवाब देने वाले उनके लोग हैं, समझ गए? मोदी जी हवा बना रखी है कि जो उनकी स्टाइल है केजरीवाल जी की, वही मोदी जी के भाईबंदी हैं। केजरीवाल जी मोदी जी के भाईबंदी हैं, उसी स्टाइल से बोलते हैं वो भी। और इंडिया नंबर 1 क्या हो रहा देश के अंदर, अब हवा बन चुकी है बीजेपी के खिलाफ के अंदर। हमने जो पैकेज दिया राजस्थान के अंदर, प्रति माह 1,000 रुपये दे रहे हैं उन लोगों को। आज उनका करीब 8.5 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है किसानों का। हमने जो किसानों के लिए किया, अलग बजट पेश किया मैंने पूरे देश के अंदर। मैंने पहले अनाउंस किया था किसानों का अलग से हम बजट पेश करेंगे। हमने डबल कर दिया उनका प्रोविजन धनराशि का बजट। तो ये जो आप कह रहे हो ये चुनावी पैकेज है भैया, चुनावी पैकेज। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है।
तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।